हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका। आज हम कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का अपना सेकंड लेक्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। स्टार्ट करते हैं। ये मैंने क्वेश्चन आपको दिया था, क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व करने के लिए लास्ट क्लास में। तो एक ही स्टूडेंट का शायद रिप्लाई आया था, मतलब 2 दिन लोगों का आया था, बट सही ये था ऑप्शन नंबर सी, आंसर नंबर 25। हालांकि लास्ट क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, बट चलो मैं करवाती हूँ ये क्वेश्चन आप सॉल्व। और इससे रिलेटेड काफी ज्यादा क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है वो जरूर करनी चाहिए, ठीक है। और कुछ ही दिन बचे हैं, अपनी पूरी मेहनत करो, अच्छे से करो। एग्जाम डेफिनेटली क्वालिफाई होगा अगर आपने पूरी ईमानदारी से मेहनत की है तो। लेकिन आप ये सोचते हो कि लास्ट के 5-6 दिन करके, हफ्ता करके, 10 दिन करके कुछ हो जाएगा, तो फिर या तो आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रोंग होंगे या फिर आपको सब कुछ आता होगा, तभी ये चीज पॉसिबल है। अदरवाइज मेहनत करने वालों का ही रिजल्ट आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन में कोस्ट गिवन है, और कोस्ट हमारी क्या गिवन है, 1064 प्लस 5x प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25, ठीक है। ये हमारी कोस्ट गिवन है। और हमारा प्राइस गिवन है जो कि क्या है, 157 माइनस 3x। ये कोस्ट और प्राइस हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट वैसे हम कैसे निकालते हैं, TR माइनस TC, आपका प्रॉफिट आ जाता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है द सेल ऑफ आउटपुट एट विच प्रॉफिट वुड बी मैक्सिमम। और इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ होगा, जब MC इज इक्वल टू MR के बराबर होगा, वो पॉइंट हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट का होगा, ठीक है। सो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रिवेन्यू। वो कहाँ से आएगी, वो आएगी आपकी टोटल कॉस्ट और टोटल रिवेन्यू से। इन्हीं को ही हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, तो हमारी MR और MC जो है वो आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारी टोटल कॉस्ट जो कि क्वेश्चन में गिवन है। इस टोटल कॉस्ट को हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और क्या बनाना पड़ेगा इसे, मार्जिनल कॉस्ट। तो DTC बाय DQ के रिस्पेक्ट में अगर हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे, तो ये कांस्टेंट वैल्यू तो 0 हो जाएगी, 5x की वैल्यू रहेगी 5, प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी कि ये पावर जो है 2 वो आगे आ जाएगा 2x, और डिवाइडेड बाय 25। ये तो आ गई क्या आपकी मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, मार्जिनल रेवेन्यू। लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू के लिए हमें चाहिए टोटल रेवेन्यू, जो कैसे आता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी से। प्राइस हमें क्वेश्चन में गिवन है 157 माइनस 3x, इंटू क्वांटिटी हमारी क्या है, x है, तो x से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 157x माइनस 3x स्क्वायर आ गया आपका क्या, टोटल रेवेन्यू। अब टोटल रेवेन्यू से हमें मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है, तो हम इसके क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में इसे क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे और मार्जिनल रेवेन्यू निकालेंगे। 157x का जो MR जो होगा वो क्या होगा, 157 माइनस 3x स्क्वायर का होगा, कि पावर जो 2 है वो आगे क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, तो 3 2 6x, ठीक है। ये आ गया आपका मार्जिनल रेवेन्यू, ये आ गई क्या आपकी मार्जिनल कॉस्ट। इक्विलिब्रियम के लिए हमें क्या करना है, MC इज इक्वल टू MR को इक्वल करना है। तो करते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू है आपका 157 माइनस 6x इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट है आपकी 5 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 25। इसे बस सॉल्व करना है, x की वैल्यू आ जाएगी और वो x की वैल्यू आपका आंसर होगी, ठीक है। ये तो आप कर ही सकते हैं, इतना सॉल्व तो आप कर ही सकते हैं ना। 157 माइनस 5 इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाय 25 प्लस 6x, ठीक है। तो 157 माइनस 5 152 इज इक्वल टू 2x, एलसीएम ले लेंगे 25, 2x प्लस 25 150x, ओके। तो ये आ गया 152x डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 152, तो x इज इक्वल टू 152 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 150, तो 152 से 152 कैंसिल, आंसर आ गया आपका क्या, 25। आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। सो ये तो आसान सा ही क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। आज के क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे, और हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्राइस लीडरशिप इज फॉल्स। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो प्राइस लीडरशिप से रिलेटेड है और वो स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है।
ये क्वेश्चन है हमारा और इसका आपको आंसर देना है। हमेशा की तरह आपको पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आपको देखना है कि इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा। तो प्राइस लीडरशिप इज अ फॉर्म ऑफ टेसिट कोल्यूजन। With dominant price leadership, the leader in an industry is the biggest firm. With barometric price leadership, the leader may change even if relative size of each firm stays the same. Or price leadership breaks down if input prices or demand condition change. तो उस केस में आपकी प्राइस लीडरशिप जो है वो क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्राइस लीडरशिप का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये क्वेश्चन आता है। तो प्राइस लीडरशिप का कॉन्सेप्ट दिया था फेलनर ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को, हालांकि ये क्वेश्चन आया नहीं है। और प्राइस लीडरशिप जो हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं किस केस में, ओलिगोपोली के केस में हम पढ़ते हैं प्राइस लीडरशिप। ठीक है, प्राइस लीडरशिप हम इस केस में पढ़ते हैं। और तीन तरीके से हमने इस चीज को तीन पार्ट में डिवाइड किया है। एक हमने डिवाइड किया है इसको लो कॉस्ट में, कि जिस फर्म की लो कॉस्ट होगी वो प्राइस लीडरशिप करेगी। दूसरा हमने बनाया है हमने तो क्या कॉन्सेप्ट है लार्ज फर्म डोमिनेट्स का, लार्ज फर्म जो है वो डोमिनेंट होगी। और तीसरी जो चीज है वो है बैरोमेट्रिक। ठीक है, इन तीनों कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं। तीसरी चीज हमारी क्या है, बैरोमेट्रिक। ओके, नाउ सबसे पहले लो कॉस्ट की अगर हम बात करें तो ये क्या बोला जाता है कि प्राइस लीडरशिप कौन करेगा, जिसकी कॉस्ट कम होगी। ठीक है, डिसाइड कौन करेगा प्राइस, डिसाइड वो लीडर जो है डिसाइड करेगा प्राइस जिसकी कॉस्ट मार्केट में सबसे कम आ रही होगी। और हाई कॉस्ट वाला जो प्रोड्यूसर होगा वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा फॉलोअर बन जाएगा। ठीक है, वो फॉलो करेगा लो कॉस्ट वाले को, इस लीडर को, ताकि प्राइस वॉर को वो क्या कर सके, अवॉइड कर सके। पहला केस तो है ये। दूसरा केस है लार्ज फर्म डोमिनेंट। प्राइस लीडरशिप के केस में जो डोमिनेंट फर्म होगी वो क्या करेगी, प्राइस लीडरशिप करेगी। जो भी फर्म डोमिनेंट होगी वो प्राइस लीडरशिप करेगी। जैसे कि जब प्राइसेस लो होंगे, एट लो प्राइसेस, क्या होगा, मार्केट डिमांड को कौन कैटर करेगा, मार्केट डिमांड को कैटर करेगा लीडर। लेकिन जब प्राइसेस क्या होंगे, जब प्राइसेस हाई हो जाएंगे तो उस केस में स्मॉल फर्म भी जो है वो क्या करने लग जाएगी, सप्लाई करने लग जाएगी। डोमिनेंट जो फर्म होगी, लार्ज फर्म होगी, वो क्या होगी, डोमिनेंट होगी, वही लीडर होगी। बैरोमेट्रिक का जो केस है, बैरोमेट्रिक का केस क्या कहता है कि फॉर्मली और इनफॉर्मली लोग एग्री हो जाते हैं किसी भी पर्सन को फॉलो करने के लिए। क्यों, क्योंकि उसकी गुडविल मार्केट में अच्छी है। तो चाहे फॉर्मल एग्रीमेंट हो ना हो, वो लोग एग्री हो जाते हैं क्या करने के लिए, उस पर्सन को फॉलो करने के लिए, लीडर को फॉलो करने के लिए। ठीक है, तो ये तीन तरीके की क्या होती है, हमारी प्राइस लीडरशिप जो है वो मानी जाती है ओलिगोपोली के केस में। ओके, नाउ अब यहाँ पे अगर आप अपने ऑप्शन देखो तो उस ऑप्शन में आपको ये दिखेगा कि प्राइस लीडरशिप एक तरीके का कॉल्यूजन है, मिलकर कॉल्यूट कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं। डोमिनेंट प्राइस लीडरशिप, लीडर जो इंडस्ट्री में बिगेस्ट फर्म होगी, लार्ज फर्म होगी, वो करेगी। बैरोमेट्रिक प्राइस के केस में लीडर में चेंज इवन इफ रिलेटेड साइज ऑफ ईच फर्म स्टेज द सेम। हर मतलब दो तीन लोग हैं, उन सबका जो रिलेटिव साइज है फर्म का वो सबका सेम है, लेकिन लीडर चेंज हो सकता है फॉर्मल इनफॉर्मली गुडविल की वजह से। ठीक है, लास्ट क्या है कि प्राइस लीडरशिप ब्रेक डाउन हो जाती है अगर आपके इनपुट प्राइसेस या डिमांड कंडीशन चेंज हो। तो क्या प्राइस लीडरशिप ब्रेक डाउन हो जाएगी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फॉल्स के केस में हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। क्लियर है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। मैंने तीनों तरीके से ये चीज बता दी है ताकि कोई भी आगे से इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन ना हो। नाउ अब हम बात करते हैं Which of the following strategies can never be used in Nash equilibrium? Nash equilibrium के केस में कौन सी स्ट्रेटेजी है जो कभी भी यूज नहीं होगी? मैंने Nash equilibrium के क्वेश्चंस करवाए हैं, अच्छे से देख लेना, उनमें से क्वेश्चन आएगा। डोमिनेंट स्ट्रेटेजी, स्ट्रांगली डोमिनेटेड स्ट्रेटेजी, वीकली डोमिनेटेड स्ट्रेटेजी, या फिर नन ऑफ द अबव। देखो, डोमिनेंट स्ट्रेटेजी क्या होती है, डोमिनेंट स्ट्रेटेजी वो स्ट्रेटेजी होती है जो हमेशा आपको क्या देगी, बेस्ट पे ऑफ देगी। ठीक है, और इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जहां पे सारे प्लेयर्स डोमिनेंट स्ट्रेटेजी का यूज कर रहे होंगे, वही आपका क्या होगा, नैश इक्विलिब्रियम होगा। और इसका एग्जांपल क्या है आपका, प्रिजनर्स डायलेमा। प्रिजनर्स डायलेमा इसका एग्जांपल है। ओके, स्ट्रांगली डोमिनेटेड स्ट्रेटेजी और फिर है आपकी वीकली डोमिनेटेड स्ट्रेटेजी।
वीकली डोमिनेटेड स्ट्रेटेजी भी नैश इक्विलिब्रियम का पार्ट होती है, लेकिन स्ट्रांगली डोमिनेटेड स्ट्रेटेजी कभी भी नैश इक्विलिब्रियम का पार्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक रेशनल प्लेयर हमेशा उसके पास इंसेंटिव होगा कि वो डेविएट कर जाए स्ट्रांगली डोमिनेटेड स्ट्रेटेजी से, उस स्ट्रेटेजी पे जो स्ट्रेटेजी उसे क्या कर रही हो, जो स्ट्रेटेजी डोमिनेट्स कर रही हो, डोमिनेट्स और डोमिनेटेड, आप डोमिनेट हो रहे हो किसी से, स्ट्रांगली डोमिनेटेड हो रहे हो तो नहीं होंगे ना, तो वो नैश इक्विलिब्रियम कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो एक रेशनल प्लेयर क्या करता है, एक समझदार प्लेयर हमेशा क्या करेगा, वो हमेशा उसके पास ये इंसेंटिव होगा कि वो डेविएट हो जाए किससे, स्ट्रांगली डोमिनेटेड से, उसके पास जो क्या कर रहा हो, जो उसे उस स्ट्रेटेजी पे जो डोमिनेट कर रही हो। ठीक है, क्योंकि डोमिनेटिंग स्ट्रेटेजी हमेशा आपको एक स्ट्रिक्टली बेटर पे ऑफ प्रोवाइड करेगा रिगार्डलेस की बाकी प्लेयर्स के क्या क्या एक्शन रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? दोबारा समझा देती हूँ कि एक स्ट्रांगली डोमिनेटेड स्ट्रेटेजी कभी भी नैश इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये चीज मैंने आपको एग्जांपल लेके जो नैश इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन करवाए हैं उनमें एग्जांपल ले रखा है ऐसा कि कौन डोमिनेट और डोमिनेंट दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, ये डोमिनेंट स्ट्रेटेजी है और ये डोमिनेटेड है। अब डोमिनेट हो रहे हो किसी से, कैसे हो जाओगे? तो स्ट्रांगली डोमिनेटेड स्ट्रेटेजी कभी भी नैश इक्विलिब्रियम नहीं होता, क्योंकि एक रेशनल प्लेयर के पास हमेशा क्या होता है, इंसेंटिव होता है टू डेविएट, मैं लिख देती हूँ, टू डेविएट फ्रॉम स्ट्रांगली डोमिनेटेड, फ्रॉम स्ट्रांगली डोमिनेटेड टू द स्ट्रेटेजी, कहां पे, टू द स्ट्रेटेजी दैट डोमिनेट्स इट। ठीक है, दैट डोमिनेट्स इट, क्योंकि हमेशा डोमिनेटिंग स्ट्रेटेजी के पास क्या होगा, एक स्ट्रिक्टली बेटर पे ऑफ हमेशा होगा, इसलिए स्ट्रांगली डोमिनेटेड स्ट्रेटेजी कभी भी नैश इक्विलिब्रियम नहीं हो सकती। ओके, वो तो किसी और से डोमिनेट ही हो रही है ना, वो नैश इक्विलिब्रियम कैसे हो जाएगा? सीधी सी बात है, स्ट्रांगली डोमिनेट हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, अरेंज द बुक्स अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ पब्लिकेशन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन जो है रिपीटेडली पूछा गया है और आपको ईयर्स इसके बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, 1936, जेएम केन्स। सबको पता होगी, आई होप इस बुक के बारे में सबको पता होगा। द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स, एडम स्मिथ की बुक है ये। ठीक है, द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स, और ये 1759 ठीक के आसपास आई थी। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, ये बुक किसकी है, डेविड रिकार्डो की है। ये भी आई होप सबको पता होगी। और ये वाली बुक्स अब आप रट लो, अब कोई ऑप्शन नहीं है। एन एसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन आपकी किसकी बुक है, माल्थस की बुक है ये भी आप सबको पता होगी। पता आपको सब होगी, ईयर वाइज याद करना है क्योंकि ऑप्शंस बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग आते हैं आजकल। 1798 देन है आपकी दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स, वॉल्यूम 1, 1867। तो आपको स्टार्टिंग फ्रॉम द ओल्डेस्ट से स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले होगी आपकी थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स, एडम स्मिथ की बुक होगी। एडम स्मिथ की बुक के बाद जो आपकी बुक होगी वो होगी आपकी एसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। देन होगी आपकी प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। देन होगी आपकी दास कैपिटल, और देन होगी आपकी जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है, ये ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, BDCEA। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, गिवन बिलो देयर आर टू स्टेटमेंट्स आपको गिवन है और आपको सही आंसर बताना है। डिवीजन ऑफ लेबर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ स्मिथ्स थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, स्टेटमेंट 2 क्या है, इट इज द डिवीजन ऑफ लेबर दैट रिजल्ट्स इन ग्रेटेस्ट इंप्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन पावर ऑफ लेबर। ये बात भी बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। एडम स्मिथ ने अपनी बुक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कोज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन जो 1776 में आई थी, वहीं पे उन्होंने डिस्कशन किया था किसका, डिवीजन ऑफ लेबर का। और यही उन्होंने फाउंडेशन दी थी किसकी, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ जो होगी ना वो यहीं से ही होगी। अगर आपको याद हो, मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जब स्मिथ की थ्योरी करवाई थी तब मैंने ये चीज बताई थी, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ की। और यही
चीज इन्होंने बोली थी, पिन फैक्ट्री का एग्जांपल लिया था इन्होंने अपनी बुक में और बोला था कि कैसे स्पेशलाइजेशन और जो टास्क को जो डिवाइड कर दिया जाता है ना लेबर्स में, उसकी वजह से सिग्निफिकेंट इंक्रीज होता है हमारे आउटपुट में, हमारी एफिशिएंसी में, जिससे प्रोडक्टिव पावर जो है एक लेबर की क्या होती है, इंप्रूव होती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी क्या है, बिल्कुल सही है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, सारे ही क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, देखते रहना। बहुत सारी थ्योरीज आज हम कवर करने वाले हैं इन क्वेश्चंस के साथ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर? मार्केट स्ट्रक्चर का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? बायर्स का कंसंट्रेशन, सेलर्स का कंसंट्रेशन, और कंडीशंस ऑफ एंट्री है कि क्या परफेक्ट कंपटीशन में फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, मोनोपोली में नहीं है, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स हैं, ओलिगोपोली में सिंगल बायर है। तो बायर सेलर का भी कंसंट्रेशन के बारे में बात की गई, कंडीशन ऑफ एंट्री के भी बारे में बात की गई, लेकिन वर्टिकल इंटीग्रेशन की बात नहीं गई है। वर्टिकल इंटीग्रेशन कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है किसका, आपकी मार्केट स्ट्रक्चर का। ठीक है, इसके बेसिस पे आपने कोई भी मार्केट स्ट्रक्चर को डिवाइड नहीं किया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है यहाँ पे, बिल्कुल सही है। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। हालांकि ये क्वेश्चन तो मैक्रो का है। गिवन द इनकम मल्टीप्लायर फॉर्मूला m इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, लोअर द MPS, और या फिर मल्टीप्लायर का एक और फॉर्मूला हो सकता है k इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC या फिर k इज इक्वल टू 1/MPS। तो मल्टीप्लायर में और एमपीएस में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। जितना ज्यादा आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव होगा उतना ही कम आपका क्या होगा, मल्टीप्लायर होगा, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो लोअर द एमपीएस, हाई विल बी द मल्टीप्लायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वॉलरस डिमांड फंक्शन के बारे में आपको सही स्टेटमेंट जो है वो बतानी है, कि ये सारी स्टेटमेंट्स को पढ़ के बताना है कि वॉलरस का डिमांड फंक्शन कौन से फीचर्स को एक्सप्लेन करता है। तो हम सिर्फ वॉलरस का डिमांड फंक्शन नहीं करेंगे, हम एक्सपेंडिचर वाला भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आ जाता है इसी ये आप ध्यान से समझना। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिचर फंक्शन पे एक और क्वेश्चन है लास्ट में, और इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन भी करेंगे। ओके, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे, हिक्सियन डिमांड फंक्शन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और वॉलरेसियन पे तो क्वेश्चन ही है, वो तो करना ही है। ठीक है, तो करेक्ट बताना है आपको वॉलरेसियन डिमांड फंक्शन का। देखो, पहली स्टेटमेंट आपको क्या गिवन है, द वॉलरेसियन डिमांड फंक्शन इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0। ठीक है, दूसरा क्या है, वॉलरेसियन डिमांड फंक्शन इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1। तो या तो ए सही होगा या बी सही होगा, ए बी दोनों एक साथ तो कभी सही होंगे नहीं, दोनों ऑप्शन हटा दो, या तो 0 डिग्री होगी या फिर 1 डिग्री होगी। ओके, नाउ द वॉलरेसियन डिमांड फंक्शन satisfy Walras law if for every price increase and wealth increase we have px p price into x commodity wealth के बराबर हो। Walras says consumer fully expends his wealth if price and wealth both change in same proportion then individual consumption choice does not change। अगर price भी उसी प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है और उसी प्रोपोर्शन में आपकी वेल्थ भी बढ़ गई है, तो आपकी कंजम्पशन पे बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा, बहुत ज्यादा क्या चेंज नहीं आएगा, वो सेम रहेगी। तो या तो ए ऑप्शन सही है या बी ऑप्शन सही है। अगर आपको सिर्फ इतना भी पता है ना कि वॉलरेसियन डिमांड फंक्शन में होमोजीनियस डिग्री क्या होती है, तो ही आपका आंसर सही हो जाएगा। बाकी चीज नहीं भी पता तो भी ठीक है। तो क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना है, ऑप्शन हमेशा ध्यान से पढ़ने हैं, तभी आप आंसर सही कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वॉलरेसियन डिमांड फंक्शन की, या फिर हम मार्शलियन, इसको और क्या कह सकते हैं, अगर आपको क्वेश्चन वॉलरेसियन डिमांड फंक्शन ना लिखे बोल दिया जाए मार्शल का ऑर्डिनरी डिमांड फंक्शन, तो भी एक यही बात है। मार्शल ऑर्डिनरी डिमांड फंक्शन कहते तो भी एक ही तो बात है, सेम ही तो चीज है ये दोनों, ऑर्डिनरी डिमांड फंक्शन। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी यही है कि होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0 होता है, होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0 होता है ये। ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जो डिमांड फंक्शन है वो मोनोटोनिसिटी को क्या करता है, फॉलो करता है, मोनोटोनिसिटी को क्या करता है, फॉलो करता है। ओके, मोनोटोनिसिटी का मतलब सबको पता है, मोर इज बेटर, जो ज्यादा है वो क्या है, बेटर है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया, और ए ऑप्शन सही हो गया। तो ए सी डी ई ई ये हमारे तीनों ही ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, तो सबसे पहले ये तो स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है इसकी, कि ये स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है, और वो क्या कहता है, होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0 होने का मतलब क्या है, होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0 होने का मतलब ये है कि अगर आपके प्राइस और आपकी वेल्थ
वो पॉजिटिव फैक्टर पे है, ठीक है। आपकी जितने से प्राइस इंक्रीज हो रहा है, वेल्थ भी आपकी उतने से इंक्रीज हो रही है, तो आपकी डिमांड में चेंज नहीं आएगा, डिमांड डज नॉट चेंज, ठीक है। और यही चीज होमोजेनिटी ऑफ डिग्री जीरो को क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, सही हो गया। सेकंड, वन तो होगा नहीं क्योंकि जीरो है। वॉलरेसियन डिमांड फंक्शन और क्या कहता है, यही डेफिनेशन है इसकी, वॉलरेसियन डिमांड फंक्शन ग्रेटर देन जीरो, वेल्थ ग्रेटर देन जीरो, तो हाँ ये किसके बराबर होगा, वेल्थ के बराबर होगा। ये डेफिनेशन ही है, ये डेफिनेशन है वॉलरस की, कंज्यूमर अपनी वेल्थ को पूरी तरीके से स्पेंड कर देगा, मतलब उसका टोटल एक्सपेंडिचर जो है, प्राइस इनटू एक्स जो दे रखा है ना, टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो किसके बराबर होगा, उसकी वेल्थ के बराबर होगा। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या लिखा है, वॉलरस से कंज्यूमर फुली एक्सपेंड हिज वेल्थ, बिल्कुल अपनी वेल्थ को पूरी तरीके से क्या कर देगा, खर्च कर देगा। तो पी इंटू एक्स, प्राइस इंटू एक्स कॉमोडिटी इज इक्वल टू वेल्थ के बराबर, पूरी तरीके से खर्च कर देगा। तो ऑप्शन ए, सी, डी और ई, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके साथ साथ हमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या सीखनी है, कि जैसे मार्शल का ऑर्डिनरी डिमांड फंक्शन हमारा पूछा गया है, वैसे आपका एक्सपेंडिचर फंक्शन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे मार्शल का या वॉलरस का होमोजीनियस ऑफ डिग्री क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट और क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, इसके साथ दो तीन चीजें और करवा देती हूँ ताकि आपको याद रहे। क्वेश्चन यहां से आ जाएगा तो गलत नहीं होना है, ऑप्शन ध्यान से पढ़ना, सारे ऑप्शन नहीं भी आते तो ऑप्शन में से आप एलिमिनेट करके जो है वो आंसर अपना बता दोगे, और एलिमिनेशन मेथड इज आपको आना चाहिए, एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिचर फंक्शन की, जिसको आता है उसका हो जाता है रिवीजन, जिसको नहीं आता वो इन इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान में रखेगा। अब सबसे पहले प्रॉपर्टी है एक्सपेंडिचर फंक्शन की कि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। जिसको नहीं आता अपना लिख लेना, बाकी नोट्स तो मैंने प्रोवाइड कर ही रखे हैं। सेकेंड, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। दूसरा क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इन केस ऑफ यूटिलिटी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन केस ऑफ यूटिलिटी, एंड डिक्रीजिंग इन प्राइस, एंड डिक्रीजिंग इन प्राइस, ठीक है। जितना ज्यादा खर्च करोगे उतनी ही ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी, लेकिन प्राइस जितने ज्यादा खर्च होंगे एक्सपेंडिचर उतना ही कम होगा, तो डिक्रीजिंग इन प्राइस और इंक्रीजिंग इन यूटिलिटी, ठीक है। थर्ड क्या है, इंपॉर्टेंट, होमोजीनियस ऑफ डिग्री वन है इसकी होमोजीनियस ऑफ डिग्री वन है, ये चीज ध्यान रखेंगे। सिर्फ एक एक्सपेंडिचर फंक्शन है जिसकी होमोजीनियस ऑफ डिग्री वन है, अदरवाइज आप इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन करोगे उसकी भी होमोजीनियस ऑफ डिग्री जीरो है, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन का, ठीक है। हिक्सियन डिमांड फंक्शन करोगे उसकी भी होमोजीनियस ऑफ डिग्री वो भी क्या है, जीरो है। सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडिचर फंक्शन ऐसा है जिसका होमोजीनियस ऑफ डिग्री क्या है, वन है, और कनकेव है ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। कनकेव है और डेरिवेटिव प्रॉपर्टी है एक्सपेंडिचर फंक्शन की, शेफर्ड लेमा, ठीक है। क्लियर है, एक्सपेंडिचर फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है यूटिलिटी में। नहीं भी याद होता ना तो रटने वाली बात इसमें कुछ है नहीं, समझने वाली बात है कि आप जितना खर्चा करोगे, जितना एक्सपेंडिचर करोगे उतनी ही आपकी यूटिलिटी बढ़ेगी, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। जितना आपका प्राइस बढ़ेगा किसी भी प्रोडक्ट का उतना ही आप खर्चा कम करोगे, नॉर्मल है कि जितनी महंगी चीज होगी उतना कम खर्चा होगा, तो डिक्रीजिंग इन प्राइस होगा। होमोजीनियस ऑफ डिग्री वन है और कनकेव है, ठीक है। इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन में होमोजीनियस ऑफ डिग्री क्या है, होमोजीनियस ऑफ डिग्री जीरो है, ये भी आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। डिक्रीजिंग इन प्राइस है, ठीक है, इंक्रीजिंग इन मनी है, इनकम है, ओके नाउ। और बस होमोजीनियस ऑफ डिग्री जीरो है, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें हिक्सियन डिमांड फंक्शन की, तो ये भी आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, होमोजीनियस ऑफ डिग्री क्या है, जीरो है, कन्वेक्स है, ये चीज ध्यान रखना है, ये क्या है, कन्वेक्स है, और एक्सपेंडिचर फंक्शन आपका क्या है, कनकेव है, ठीक है। इतनी बातें ध्यान रहेंगी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि एक और क्वेश्चन होगा अभी एक्सपेंडिचर फंक्शन का, वो हम करेंगे और वो आपको समझ में आएगा कि ये चीज इंपॉर्टेंट क्यों है। 2 बार क्वेश्चन आ चुका है तो इस चीज को बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। इतनी बातें भी अगर आपको ध्यान में रह गई ना तो आपका क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, और एग्जाम में सही ऑप्शन पे टिक करना ही आपकी जीत है। वहां पे आपको अभी अपनी वो नहीं दिखानी कि हमें इतना आता है और इतना नहीं आता, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द क्लार्क विक्सिट वॉलरस प्रोडक्ट एग्जॉशन थ्योरम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका, प्रोडक्ट एग्जॉशन थ्योरम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लार्क विक्सिट वॉलरस, ठीक है। ऑप्शन पढ़ो पहले ध्यान से कि क्या कहता है ये। द assumption of homogeneous production function is necessary.
क्या कहते हैं कि होमोजीनियस अजम्पशन जो है ना होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन की वो नेसेसरी है। ये इट इज एन आइडेंटिटी दैट होल्ड्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। assumption of homogeneous production function not necessary, not an identity since it holds only for the values of variable in long run equilibrium, it hold for all types of production function। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रोडक्ट एग्जॉशन थ्योरम की या एडिंग अप प्रॉब्लम या यूलर्स प्रॉब्लम, क्या कहती है ये प्रॉब्लम, पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या कहते हैं ये कि जो आपका जो आउटपुट बनता है वो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इनटू लेबर, लेबर को उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के हिसाब से दिया जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इनटू कैपिटल, कैपिटल को उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के हिसाब से दिया जाएगा। जो आप आउटपुट प्रोड्यूस करोगे या क्वांटिटी जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो किसके बराबर है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। आपने इसका भी क्या होगा, प्राइस होगा, तो प्राइस इनटू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर प्लस कैपिटल का भी कुछ प्राइस होगा, प्राइस इनटू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। ठीक है, अब प्राइस इंटू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर किसके बराबर आ जाएगा, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इंटू लेबर प्लस वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इंटू कैपिटल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी हमारा क्या होता है, टोटल रेवेन्यू होता है। वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इंटू लेबर, लेबर को क्या दिए जाते हैं, उनकी वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है, वेजेस इंटू आपने जितने लेबर लगाए एल प्लस कैपिटल पे आप क्या देते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आर इंटू आपने जितनी क्या लगाई, कैपिटल लगाई, तो टोटल रिवेन्यू किसके बराबर हो जाएगा, आपकी टोटल कॉस्ट के बराबर हो जाएगा। मतलब इस पॉइंट पे आपको क्या मिल रहा है, जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। और प्रोडक्ट एग्जॉशन थ्योरम क्या कहती है, वैलिड तब होती है कि प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब है कि कुछ भी नहीं बचा, प्रोड्यूसर ने जितना कमाया उतना खर्च कर दिया, प्रोडक्ट पूरा एग्जॉस्ट हो गया, यही है प्रोडक्ट एग्जॉशन थ्योरम। अब इसमें यूलर्स थ्योरम भी है, यूलर्स ने भी अपनी थ्योरम दी है, उसके बाद विक्सिड ने भी दी है। ठीक है, उसके बाद क्लार्क विक्सेल वालरस ने भी दी है, ये सीक्वेंस में ही बता रही हूं, क्लार्क विक्सेल वालरस ने भी दी है, उसके बाद क्लार्क विक्स्टेड वालरस, ये विक्सेल है ये विक्स्टेड है, वालरस ने भी दी है। ठीक है, और उसके बाद हिक्सन सैमुअल्सन ने भी ये जो है थ्योरम दी है, इसी सीक्वेंस में दी है, सॉल्यूशन दिया है इन्होंने किसका, प्रोडक्ट एग्जॉशन थ्योरम का, कि जितना कमाया और जितना रेवेन्यू कमाया उतनी कॉस्ट पे लग गया, तो अब क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, तो वही चीज है। अब देखो यूलर क्या एज्यूम करता है, यूलर एज्यूम करता है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ये हट क्यों रहा है बार बार, एक सेकेंड। यस, यूलर्स ने क्या एज्यूम किया है, यूलर्स ने एज्यूम किया है CRS इज इक्वल टू 1, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन जो है इन्होंने बोला है, और उन्होंने बोला है कि ये IRS और DRS में काम नहीं करेगा। IRS और DRS मतलब इंक्रीजिंग रिटर्न और डिक्रीजिंग रिटर्न में ये काम नहीं कर रहा, सिर्फ ये बात करेगा कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल 1 की, मतलब सिर्फ कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की बात करेगा। मैंने आपको लास्ट क्लास में प्रोडक्शन फंक्शन करवाए हैं, कॉप डगलस भी करवाया है, लीनियर भी करवाया है, लियोनटिफ भी करवाया है। ठीक है, तो देख लेना ध्यान से। तो ये सिर्फ बात करता है कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की, जबकि क्लार्क विक्सेल और वालरस ने बात करी है एडिंग अप प्रॉब्लम की। ठीक है, एडिंग अप प्रॉब्लम की बात करी है, और इन्होंने क्या कहा है कि लॉन्ग रन में प्राइस क्या हो जाते हैं, लॉन्ग रन में प्राइस क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। मतलब प्राइस किसके बराबर, आपकी मिनिमम एवरेज कॉस्ट के बराबर। स्पेस है नहीं क्या, मैं ऐसे क्यों लिख रही हूँ, हाँ अगला अगला क्वेश्चन है ना, प्राइस क्या यहाँ कर देते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है क्लार्क विक्सेल वालरस ने, क्लार्क विक्सेल वालरस ने बोला है कि लॉन्ग रन में आपकी प्राइस क्या हो जाएंगे, प्राइस स्टेबल हो जाएंगे, मतलब प्राइस इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एवरेज कॉस्ट। और ये जो होल्ड करता है ना, ये किसी भी टाइप के प्रोडक्शन फंक्शन में इट विल होल्ड ट्रू फॉर एनी टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, एनी टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, मतलब IRS में भी DRS में भी काम कर सकता है। जैसे यूलर्स ने कहा सिर्फ CRS होगा, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होगा, इन्होंने कहा नहीं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल सब में काम करेगा। एडिंग अप प्रॉब्लम यहाँ पे सही है, लॉन्ग रन में MPL MPK किसी भी प्रोडक्शन फंक्शन के लिए काम करेंगे। होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1 होना कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज इन्होंने जो है वो बोली है। और बता दें कि क्लार्क विक्सेल वालरस प्रोडक्ट एग्जॉशन थ्योरम क्या प्रूव करती है कि परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन में जो टोटल प्रोडक्ट है
वो एग्जैक्टली एग्जॉस्ट हो जाता है बाय फैक्टर पेमेंट। आपने जितना कमाया वो सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, फैक्टर पेमेंट में। आप फैक्टर्स की जो अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो पेमेंट करोगे उसमें चला जाएगा। और क्यों, क्योंकि हम उनको उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के हिसाब से दे रहे हैं, ठीक है। इवन विदाउट, हमने कोई स्ट्रिक्ट एजम्पशन नहीं रखी कि हमारा सीआरएस ही होना चाहिए, आईआरएस भी हो सकता है, डीआरएस भी हो सकता है। तो इसके हिसाब से अगर हम कहें अजम्पशन जो है होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन की होना जरूरी है, नहीं, यहाँ पे बोला ही नहीं कि सीआरएस 1 होना जरूरी है, नहीं। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। इट इज एन आइडेंटिटी दैट होल्ड्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, नहीं, ये भी नहीं होगा, सारी वैल्यूज के लिए नहीं। अजम्पशन ऑफ होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन इज नॉट नेसेसरी, बिल्कुल सही बात है, होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन 1 होना कोई जरूरी नहीं है जो अजम्पशन है। इट इज नॉट एन आइडेंटिटी सिंस इट होल्ड्स ओनली फॉर द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इन लॉन्ग रन, ये सिर्फ किस में काम करेगा, ये लॉन्ग रन में ही जो है वो काम करेगा। जो थ्योरम की कंडीशन है कि ये स्पेसिफिकली लॉन्ग रन कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम पॉइंट पे रहेगी, ना कि ये कोई आइडेंटिटी है जो हमेशा ट्रू करेगी किसी भी वैल्यू के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो लॉन्ग रन में काम करेगी, ऑप्शन नंबर डी भी सही है। सारे टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन के लिए हमारा जो है क्लार्क, विल्सन और वालरस की प्रोडक्ट एग्जॉशन थ्योरम काम करती है। थ्योरम अप्लाई होती है जनरली जो भी फर्म्स आपकी लॉन्ग रन कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम में काम कर रही है, ऑप्टिमल स्केल पे काम कर रही है, अपनी मिनिमम एवरेज कॉस्ट पे काम कर रही है, जिनका प्राइस किसके बराबर है, प्राइस इज इक्वल टू मिनिमम एवरेज कॉस्ट के बराबर है, ठीक है। तो ये किसी भी प्रोडक्शन फंक्शन में काम आ सकता है, आईआरएस में, डीआरएस में, ओके। तो इसके हिसाब से हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, डी और ई हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा, ओके। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हमारा, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको कंज्यूमर वांट्स टू स्पेंड अमाउंट ऑफ के यूनिट्स ओनली, व्हाट विल बी हिज डिमांड फॉर Q1 एंड Q2, क्या डिमांड रहेगी उसकी Q1 एंड Q2 के लिए, ये क्वेश्चन है आपका। यूटिलिटी फंक्शन ऑफ अ कंज्यूमर इज गिवन, यूटिलिटी फंक्शन हमें कितना गिवन है, u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ Q1 Q2 इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2। सपोज द प्राइस ऑफ Q1 का प्राइस हमें क्या दे रखा है, PQ1 हमें क्या दे रखा है 1 और PQ2 हमें क्या दे रखा है 2। कंज्यूमर को एक अपनी अमाउंट स्पेंड करनी है, मनी इनकम स्पेंड करनी है जो कितनी है K। तो उसकी क्या डिमांड रहेगी, वो कितना Q1 परचेज करे और कितना Q2 परचेज करे, ये आपका क्या है क्वेश्चन है। तो आपको क्या करनी है, आपकी जो नॉर्मल बजट लाइन है वो क्या कहती है, M इज इक्वल टू PXX प्लस PYY, ये आपकी नॉर्मल बजट लाइन है। क्या आप जो अपनी मनी स्पेंड कर रहे हो वो कितना करोगे, प्राइस ऑफ X इंटू एक्स, प्राइस ऑफ Y इंटू वाई, इतना ही करोगे। यहाँ पे हमें जो मनी दे रखा है वो कितना दे रखा है K, तो हमारी जो K मनी है वो किसके बराबर होगी, प्राइस ऑफ X इंटू एक्स, एक्स तो हमारा क्या है Q1 और हमें उसका प्राइस कितना दे रखा है 1, प्लस Y दूसरा प्रोडक्ट हमारा क्या है Q2 और उसका प्राइस हमें कितना दे रखा है 2। तो ये हमारे क्या बन गई, ये हमारी बजट लाइन बन गई। और तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, K माइनस Q1 माइनस 2Q2, ये मेरी क्या बन गई, बजट लाइन बन गई। अब इसको क्वेश्चन में पुट करो मैक्स करके, यस, Z इज इक्वल टू प्राइस इंटू दोनों क्वांटिटीज Q1 इंटू Q2 जो हमें यूटिलिटी फंक्शन दे रखा है, प्लस लैम्डा, लैम्डा के रिस्पेक्ट में हम करेंगे K, अपनी बजट लाइन लिखेंगे K माइनस Q1 माइनस Q2, करवा रखा है ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी। नाउ अब आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में कि सबसे पहले आपको यूटिलिटी फंक्शन लिखना, सब्जेक्ट टू, आपने लैम्डा लिख के अपनी पूरी बजट लाइन लिख दिया, अपनी अपना जो बजट लाइन बनाई है वो लिख दिया। अब आपको Q1 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, Q2 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, लैम्डा के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डेरिवेटिव इसका निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे dz by d Q1। Q1 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव अगर मैं निकालती हूँ तो Q1 तो हटा ही दो, क्या आएगा Q2 आएगा, माइनस यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, लैम्डा बचा। दूसरा Q2 के रिस्पेक्ट में अगर मैं डेरिवेटिव निकालती हूँ तो Q2 के रिस्पेक्ट में निकाल रही हूँ तो Q1 रखूंगी, Q1 माइनस यहाँ क्या है लैम्डा, एक सेकेंड ये मैंने बजट लाइन सही लिखी, K माइनस 2Q2, ठीक है। Q2 के रिस्पेक्ट में अगर हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो क्या बचेगा, 2 लैम्डा बचेगा। इसको मैं यहाँ पे माइनस लैम्डा, तुम लोग सोच रहे होंगे कि क्यों आया, मैं ये वाली लाइन और लिख देती हूँ यहाँ पे Q1 इंटू Q2
इसको सॉल्व कर दिया ना, प्लस लैम्डा के माइनस लैम्डा Q1 माइनस लैम्डा 2Q2, अंदर बस इसको लैम्डा को मल्टीप्लाई कर दिया। तो पहले Q2 के रिस्पेक्ट में किया, तो पहले Q1 के रिस्पेक्ट में किया, तो Q1 इंटू Q2, तो Q2 आया सिर्फ, और इधर Q1 के रिस्पेक्ट में यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, माइनस लैम्डा, तो Q2 माइनस लैम्डा हमारा बचा यहाँ पे पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन हमारी क्या है, Q2 के रिस्पेक्ट में हमने डेरिवेटिव किया, तो Q2 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, तो यहाँ से बचा सिर्फ Q1, और यहाँ से क्या बचा, माइनस लैम्डा 2। ठीक है, तो दोनों को हम 0 के इक्वल रखेंगे, तो Q2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 लैम्डा। ये पहले निकाल लो, और ये आप मान लो कि ये आपकी दूसरी स्टेटमेंट है। ठीक है, अब आपने Q1 और Q2 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया, अब आपको किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, लैम्डा के रिस्पेक्ट में। तो dz बाय डी, लैम्डा के रिस्पेक्ट में जब आप डेरिवेटिव करोगे, तो लैम्डा के रिस्पेक्ट में अगर आपने डेरिवेटिव किया, तो ये अंदर वाली ही सिर्फ टर्म बचेगी, जो क्या होगी, k माइनस Q1 माइनस 2Q2। ये आपकी क्या बची, सिर्फ वैल्यू बची, यही वैल्यू बची। तो आपने इसको लिख दिया k इज इक्वल टू 2Q2, एक सेकेंड, इतना ही छोड़ो, Q1 और Q2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। यहाँ पे आपने, यहाँ इजी रहेगा ऐसे कि Q2 की वैल्यू कितनी है, लैम्डा, और Q1 की वैल्यू क्या है आपकी, 2 लैम्डा। एक वैल्यू को पुट कर दिया आपने, जैसे आपने क्या किया, k माइनस Q1 की जगह क्या लिखा है, माइनस 2 लैम्डा माइनस 2Q2, ये लिख दिया आपने। ठीक है, Q1 की जगह आपने ये वैल्यू लिख दी 2 लैम्डा। ओके, k माइनस 2 लैम्डा माइनस 2Q2। अब यहां से हम Q1 बाई Q2 कर सकते हैं, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, Q2 बाय Q1 इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, तो Q2 बाय Q1 की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 1/2 आ गई। ठीक है, तो Q1 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, Q1 इज इक्वल टू 2Q2, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, Q1 किसके बराबर हो गया, 2Q2 के बराबर हो गया। ओके, Q1 किसके बराबर हो गया, 2Q2 के बराबर हो गया। अब यहाँ पे आपके पास क्या क्या बचा, लैम्डा के रिस्पेक्ट में आपने डेरिवेटिव किया, k माइनस Q1 माइनस 2Q2। तो आप यहाँ पे ये भी चीज तो लिख सकते हो, Q1 की जगह ये भी लिख सकते हो, k माइनस 2Q2 माइनस 2Q2। तो क्या बचा आपका, k माइनस 4Q2, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 4Q2 आ गई, है ना, k की वैल्यू कितनी आ गई, 4Q2 आ गई। मुझे पता है आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, क्योंकि मैं भी सॉल्व भी कर रही हूँ आपके साथ। k की वैल्यू क्या आ गई, 4Q2 आ गई। अब इस k की वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। k की वैल्यू हमारी क्या है, 4Q2, तो Q2 की वैल्यू कितनी आ गई, k/4, है ना। हमें Q1 और Q2 की क्वांटिटी देखनी थी ना, तो Q2 की वैल्यू कितनी आ गई, k/4, और Q1 की कैसे आ सकती है, Q1 की आ सकती है Q1 इज इक्वल टू 2Q2, ये था ना, 2 इंटू Q2 की वैल्यू कितनी है, k/4 है ना, तो 2 2 जा 4, तो Q1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, Q1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k/2। तो Q2 की वैल्यू आ गई k/4 और Q1 की वैल्यू आ गई k/2। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपको बजट लाइन बनानी है, z फंक्शन, अपना फंक्शन लिखना है, उसमें आपको अपना यूटिलिटी फंक्शन मैक्स यूटिलिटी, और फिर आपको अपनी बजट लाइन लिखनी है, फिर सबके रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव निकालना है, वैल्यू को पुट करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी मैक्रो का है, छोड़ो इसको, आसान सा ही है वैसे तो। एमपीएस इज इक्वल टू आपको दे रखा है 0.25। अब मैं छोड़ दूंगी तो लगेगा कि अरे मैम को नहीं आता होगा इसलिए छोड़ दिया। एमपीएस इज इक्वल टू 0.25। इनिशियल इंक्रीज इन ऑटोनोमस स्पेंडिंग आपको दे रखी है कितनी, 100। ठीक है, और एमपीएस दे रखा है तो मल्टीप्लाई डायरेक्टली निकालेंगे, k इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस, तो k इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.25, तो कितना आ जाएगा, पॉइंट को हटाया ऊपर 0, 4, मल्टीप्लायर तो आ गया आपका 4। उसके बाद हम क्या करेंगे,
मल्टीप्लायर चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ये हमारा फॉर्मूला होता है। रिजल्टेंट इंक्रीज इन जीडीपी हमें निकालनी है, ऑटोनोमस स्पेंडिंग 100 है, तो मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू चेंज इन इनकम अपॉन आपकी चेंज इन इन्वेस्टमेंट है 100, तो चेंज इन इनकम कितना होगा 400। ठीक है, तो 400 और 4 ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 39। सपोज गुड 1 इज टेकन ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, बनाते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने क्या ले लिया, गुड 1 ले लिया, एंड गुड 2 ऑन वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस पे हमने क्या ले लिया, गुड 2 ले लिया। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस टू द बजट लाइन, एक बजट लाइन हमारी बनी हुई है, मान लो ये हमारी बजट लाइन है। ठीक है, इफ प्राइस ऑफ गुड 1 डबल, अगर गुड 1 के प्राइस डबल हो जाते हैं तो इसकी डबल से वैल्यू हम इसको कम खरीदेंगे, उतना ही गुना हम इसको कम खरीदेंगे, तो बजट लाइन हमारी इनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। एंड प्राइस ऑफ गुड 2 ट्रिपल, तो इसकी हम क्वांटिटी जहां ये परचेज कर रहे थे उसकी और गुना और कम गुना परचेज करेंगे, है ना, 3 गुना कम परचेज करेंगे, इसकी 2 गुना कम परचेज करेंगे, तो हमारी बजट लाइन बन जाएगी ये। तो बजट लाइन स्टीपर बनी, फ्लैट बनी, वर्टिकल बनी या अनचेंज हुई, तो स्टीपर तो नहीं हुई, ये तो फ्लैट हो गई, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। ये फ्लैट बनेगी, 3 गुना कम होगी, ये सिर्फ 2 गुना ही कम होगी, फ्लैट, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स फॉर बर्टन डुओपोली मॉडल, बर्टन डुओपोली मॉडल के हिसाब से हमें रिएक्शन कर्व्स पे क्वेश्चन दे रखे हैं और हमें बताना है कौन सा हमारा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा इसके हिसाब से। ठीक है, ध्यान से पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सबसे पहले हमें दे रखा है कि रिएक्शन कर्व्स आर डिराइव्ड फ्रॉम आइसोप्रोफिट मैप्स विच आर कन्वेक्स टू द एक्सिस। तो बर्टेंड में हमारा कन्वेक्स बनता है कि कनकेव बनता है, ये देखने वाली बात है। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू रिएक्शन कर्व्स रिफ्लेक्ट करते हैं आपके स्टेबल इक्विलिब्रियम को। रिएक्शन कर्व्स फ्रॉम आइसोप्रोफिट मैप, कनकेव बनेगा, कन्वेक्स बनेगा, स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ये तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि बर्टेंड, कुर्नोट, बर्टेंड, चैम्बरलिन, स्टैकलबर्ग, ये सब स्टेबल होंगे। सिर्फ हमारा जो एजवर्थ है वो नॉट स्टेबल है। किंग डिमांड कर्व इनडिटरमिनेट डिमांड कर्व है, वो हम डिटरमाइन ही नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट क्या है, फर्म बिहेवियर पैटर्न, ये है कि वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखती है। ओके, अब थोड़ा सा इसको समझते हैं पहले, सारी मार्केट के बारे में देखो। कुर्नोट में, कुर्नोट जो आपकी मार्केट है उसमें ओलिगोपोली मार्केट है, उसमें 2 फर्म होती हैं और दोनों ही फर्म आपकी होती है नेव, भोली, बहुत भोली होती है। फिर होती है आपकी बर्टेंड, बर्टेंड में आपकी 2 फर्म है और दोनों ही फर्म आपकी क्या है, नेव है, भोली है। फिर आपका आता है स्टैकलबर्ग, स्टैकलबर्ग के केस में अब एक होते हैं नेव, एक होता है बेचारा भोला, दूसरा होता है चालाक आदमी, और जो क्लेवर हो जाएगा वो क्या बन जाएगा फिर, लीडर। ओके, चैम्बरलिन में, चैम्बरलिन मॉडल में आपकी दोनों ही फर्म क्या होती हैं, क्लेवर होती है और मोनोपोली की तरह वो काम करती हैं। नाउ कुर्नोट की अगर हम बात करें, कुर्नोट आपका साइमल्टेनियस मॉडल है, स्टेबल मॉडल है। ठीक है, अब कुर्नोट क्या कहता है कि कुर्नोट के केस में जो आपका रिएक्शन कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा, ये दोनों बता देती हूँ मैं, कुर्नोट का भी बता देती हूँ, बर्टेंड भी बता सकती हूँ, क्योंकि दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों आ सकते हैं। कुर्नोट के केस में जो आपके रिएक्शन कर्व्स बनते हैं वो बनते हैं आपके कनकेव टू द हॉरिजॉन्टल। इस तरीके से आपके जो रिएक्शन कर्व बनेंगे वो कनकेव टू द हॉरिजॉन्टल बनेंगे। ठीक है, कनकेव, तो कनकेव बनते हैं कुर्नोट में, तो ये ऑप्शन तो आपका हो गया गलत। बर्टेंड में जो आपके रिएक्शन कर्व्स बनते हैं वो बनते हैं आपके कन्वेक्स, ये इस तरीके से बनेंगे, वो आपके क्या बनेंगे, वो कन्वेक्स बनते हैं, कन्वेक्स टू द एक्सिस। ओके, तो ए ऑप्शन आपका सही है, सी गलत है, तो सी जहां जा रहा है वो हटा दो। उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको एक स्टेबल इक्विलिब्रियम देते हैं, बिल्कुल अनस्टेबल नहीं देते, तो आपका सीओडी दोनों ही ऑप्शन हट जाएंगे। ठीक है, सिर्फ बचा क्या आपके पास, ए एंड बी ओनली।
फर्म बिहेवियर पैटर्न ये है कि वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखेगी, नहीं सीखेगी तभी तो दोनों नीव है, तभी तो दोनों बोले हैं। एक्सपीरियंस से अगर वो सीख ही जाते तो वो स्टेकलबर्ग ना बन जाते। अगर वो अपने एक्सपीरियंस से सीख ही जाते तो वो एक बंदा चलाक बन के हो जाते, वो स्टेकलबर्ग मॉडल में चले जाते। दोनों ही बर्ट एंड वाले हैं, दोनों के बीच में कौन सा वॉर होता है? प्राइस वॉर। कुडनोट में कौन सा होता है? क्वांटिटी वॉर, आउटपुट वॉर। ठीक है, तो हमारा ए और बी यही दोनों ऑप्शन आपके क्या है? बिल्कुल सही है। बाकी ऑप्शंस आपके क्या हो गए? गलत हो गए। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिचर फंक्शन। अभी अभी मैंने बताया था कि प्रॉपर्टी आएंगे एक्सपेंडिचर फंक्शन की अगर आपको उसकी पूछी है वॉलरस की। तो क्या बोला गया है सबसे पहले? होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1। बिल्कुल, मैंने कहा था एक्सपेंडिचर में ही होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1 होता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा यूटिलिटी में और नॉन डिक्रीजिंग होगा प्राइस में, ये भी बिल्कुल सही है। कनकेव होगा, ये भी बिल्कुल सही है। कॉन्टिन्यूस होगा, ये भी बिल्कुल सही है। कन्वेक्स नहीं होगा। एक्सपेंडिचर फंक्शन में कन्वेक्स कहा था? वो तो वॉलरस में था। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी ये आपके क्या हो गए? बिल्कुल सही हो गए। देखो, अगर आपने वो एक्सपेंडिचर फंक्शन पढ़ लिए तो अब एक्सपेंडिचर फंक्शन से क्वेश्चन आएगा तो आपका बिल्कुल सही होगा, बस थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना है। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। Under first degree price discrimination, monopolist sells different units of output for different prices and these prices may differ from person to person. ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट क्या दे रखी है? अंडर थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मोनोपोलिस्ट सेल डिफरेंट यूनिट्स ऑफ आउटपुट फॉर डिफरेंट प्राइसेस बट एवरी इंडिविजुअल हु बाइज द सेम अमाउंट ऑफ गुड पेज द सेम प्राइस। नाउ हम देखते हैं, मैंने आपको ये दोनों ही प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, तीनों प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अपने टेलीग्राम पे भी शेयर किए थे और बोला था कि इंपॉर्टेंट है। तीनों डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और तीनों पढ़ने हैं। अब 3 डिग्री होती है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की, एक है आपकी फर्स्ट डिग्री, एक है आपकी सेकंड डिग्री, एक है आपकी थर्ड डिग्री। तीनों को एग्जांपल से याद रख लेंगे, कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, सो तीनों डिग्री का मतलब क्या है कि प्राइस चार्ज करने का जो तरीका है ना अपने कस्टमर्स से, वो अलग अलग है, विलिंगनेस पे है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पे फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? सेलर जो है वो इंडिविजुअल कस्टमर्स से उसका मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम प्राइस जो है वो चार्ज करता है। मैक्सिमम प्राइस जो है एक पर्सन विलिंग है जो पे करने के लिए, वो आता है आपका फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में। मतलब कंज्यूमर सरप्लस पूरा का पूरा ले जाएगा, वो जितना एक कंज्यूमर देना चाहता है उतना उतना मैक्सिमम जो है वो ले सकता है। तो ये है फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। वहीं अगर हम सेकंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की अगर हम बात करें तो सेकंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या कहता है कि प्राइस जो पर यूनिट चेंज होंगे वो क्वांटिटी परचेज के बेसिस पे होंगे। अगर तुमने ज्यादा क्वांटिटी परचेज कर ली तो तुम्हारे प्राइस थोड़े कम हो जाएंगे। तो कस्टमर जो है वो इफेक्टिवली सेलेक्ट करता है अपने खुद की प्राइसिंग। जो टायर हैं वो सबके अलग अलग होते हैं कि इससे ज्यादा चार्ज किए, उसने कम ही क्वांटिटी परचेज की थी, इस कस्टमर से कम चार्ज कर लिया क्योंकि उसने थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी परचेज की थी, तो क्वांटिटी के बेसिस पे। थर्ड, अगर हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो यहाँ पे जो सेलर है वो डिवाइड करता है कस्टमर्स को, वो डिवाइड करता है कस्टमर्स को किसमें? ग्रुप्स में। फर्स्ट डिग्री में हमने क्या कहा कि उसका कंज्यूमर का मैक्सिमम जो सरप्लस है वो ले लेगा, उनसे मैक्सिमम चार्ज कर लेगा। सेकंड में हमने क्या कहा? क्वांटिटी के बेसिस पे कि जो ज्यादा खरीदेगा उससे ज्यादा चार्ज, उससे कम चार्ज करेगा, जो कम खरीदेगा उससे ज्यादा चार्ज करेगा। थर्ड केस में क्या होगा कि कस्टमर को सेलर खुद ही अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड करेगा और फिर उनसे डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस क्या करेगा? चार्ज करेगा। जैसे एज के बेसिस पे उसने डिवाइड कर दिया, इनकम के बेसिस पे डिवाइड कर दिया कस्टमर्स को, लोकेशन के बेसिस पे डिवाइड कर दिया, तो इस तरीके से चार्ज करेगा। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, स्टेटमेंट क्या है? अंडर फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोलिस्ट सेल डिफरेंट यूनिट्स ऑफ आउटपुट फॉर डिफरेंट प्राइसेस एंड दीज प्राइसेस में डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। वो हर पर्सन के अलग अलग प्राइसेस जो है वो हो सकते हैं फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में। सही है, मोनोपोलिस्ट को एग्जैक्टली पता होगा कंज्यूमर कितना विलिंग है देने के लिए और हर एक यूनिट का वो हाईएस्ट प्राइस जो है वो चार्ज करेगा। तो स्टेटमेंट 1 सही है। सेकंड स्टेटमेंट आपकी क्या कहती है कि अंडर थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोलिस्ट सेल डिफरेंट यूनिट्स ऑफ आउटपुट। यूनिट्स ऑफ आउटपुट क्वांटिटी की बात आपकी सेकंड में होती है, फॉर डिफरेंट प्राइसेस बट एवरी इंडिविजुअल हु बाय द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स पेज द सेम प्राइस। नहीं, हर एक कस्टमर को उसने ग्रुप में बांट रखा है, ग्रुप के हिसाब से वो पैसे लेगा। तो स्टेटमेंट 2 हमारी क्या हो गई? गलत हो गई। सिर्फ हमारी स्टेटमेंट 1 जो है वो क्या है? बिल्कुल सही है। ओके, नाउ
मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैचअप का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेएम केन्स, किनलेन प्रेस्कॉट, बॉमल टॉमिन और फ्रेडमैन शिवार्ट्स। तो सबसे पहले आपको इनमें से क्या पता है? जेएम केन्स सबको पता है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी है उनकी, ठीक है। किनलेन एंड प्रेस्कॉट की 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, टाइम इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम है। बॉमल एंड टॉमिन की है इन्वेंटरी थ्योरेटिक अप्रोच टू ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, और फ्रेडमैन शिवार्ट्स की है मॉनेटरी हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा, इसी हिसाब से देख लेंगे। हमारा सही ऑप्शन जो है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एडम स्मिथ कॉन्ट्रीब्यूशंस आर, एडम स्मिथ के क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहे हैं? डिवीजन ऑफ लेबर, नोशन ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, नोशन ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, सोशली नेसेसरी एब्स्ट्रैक्ट लेबर टाइम। तो देखो, अगर हम यहाँ पे ऑप्शन देखें तो ऑप्शन तो हमारा एक ही सही है, लेकिन एक्चुअल में अब यहाँ पे ऑप्शन सही नहीं है, तो इन्होंने यहाँ पे दो ऑप्शंस को सही कर रखा है। एक ऑप्शन हमारा पार्शियली करेक्ट है, कुछ ही हद तक सही है, पूरी तरीके से वो सही नहीं है। जैसे जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो दे रखा है कि डिवीजन ऑफ लेबर, ये तो बिल्कुल सही है कि एडम स्मिथ ने अपनी बुक में कहा था डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में। बार बार एक ही चीज तो नहीं बताऊंगी, लेकिन दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है नोशन ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। देखो, इंक्रीजिंग रिटर्न के बारे में इन्होंने बोला कि बोला नहीं, इन्होंने बताया कि डिवीजन ऑफ लेबर होगा तो जिसकी वजह से इंक्रीजिंग रिटर्न्स आएंगे, ये नोशन इन्होंने दिया, लेकिन इस चीज को इन्होंने डेवलप नहीं किया था। इस चीज को बाद में एलन यंग ने डेवलप किया था, बताया था कि इसकी वजह से क्या आते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स आते हैं। स्मिथ का इसमें काम नहीं था, तो ये स्टेटमेंट आपकी पार्शियली करेक्ट होती है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल तो होंगे, लेकिन इन्होंने इस चीज को फॉर्मलाइज नहीं किया था एडम स्मिथ ने, बाद में इस चीज को बाद में जाके फॉर्मलाइज किया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन बी नहीं आएगा, लेकिन हालांकि यहाँ पे आपके नेट के हिसाब से, ऑफिशियल आंसर के हिसाब से और भी दोनों आंसर सही आने थे। डिमिनिशिंग रिटर्न की तो बात ही नहीं की, डिमिनिशिंग रिटर्न की बात डेविड रिकार्डो ने की थी, ठीक है, डेविड रिकार्डो का है ये, एडम स्मिथ का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। डायलेक्ट्रिकल मेटरलिज्म की बात भी मार्क्स ने की थी, कार्ल मार्क्स ने, तो इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। सोशली नेसेसरी एब्स्ट्रैक्ट लेबर टाइम, ये भी मार्क्स का कॉन्सेप्ट है, तो ये ध्यान रखना। डिमिनिशिंग रिटर्न्स डेविड रिकार्डो का कॉन्सेप्ट है, डायलेक्टिकल मेटरलिज्म मार्क्स का है, सोशली नेसेसरी एब्स्ट्रैक्ट आर्टिकल लेबर टाइम भी मार्क्स का है। ये क्वेश्चन आ भी चुका है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए और बी दोनों सही होंगे। हालांकि ओनली ए होता तो बेस्ट ऑप्शन हमारा ओनली ए ही होना चाहिए था। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे और इसी के साथ ये आज की क्लास खत्म करेंगे। इंडियन इकोनॉमी की लेनी है क्लास, इसको कंप्लीट करके इंडियन इकोनॉमी की आपकी जो है क्लास वो हमें कंप्लीट करानी है। चलो वैसे कर ही लेते हैं, खत्म क्या करनी है। ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, फिर मैं बताऊंगी। फाइंड द एक्सट्रीमम यूटिलिटी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, सब्जेक्ट टू हमें दे रखा है ये। स्टार्टिंग में आपको बता देती हूँ किस तरीके से करना है। सेम उसी तरीके से करना है कि आपको पहले अपना यूटिलिटी फंक्शन रखना है और उसमें ये वैल्यू रखनी है और इक्वेशन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे रखा है प्लस जेड स्क्वायर दे रखा है, और ये हमें सब्जेक्ट दे रखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो लैम्डा रख के कर दो, प्लस लैम्डा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इधर 1 + 1 में इधर -1 में ले आओ, पूरी आपने अपनी इक्वेशन रख दी। उसके बाद आप क्या करोगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालोगे, ठीक है। एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाला तो ये क्या देखा, यू डी यू बाई डी एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया तो एक्स स्क्वायर का क्या बना, 2x बना, प्लस यहाँ पे सिर्फ एक x है तो यहाँ से सिर्फ क्या आ गया, लैम्डा आ गया, इज इक्वल टू 0। फिर आपने किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया तो क्या आ गया, 2y, इधर से क्या आ गया, सिर्फ लैम्डा। फिर आप किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे, z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ गया, 2z प्लस इधर से क्या आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। ओके, फिर आप किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे, फिर आप करोगे लैम्डा के रिस्पेक्ट में। मैंने बोला था जितनी भी आपको ये टर्म्स दे रखी है सबके रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो डी यू बाय डी लैम्डा किया तो क्या बन गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड -1 इज इक्वल टू 0। अब आप इन तीनों इक्वेशन को अगर ऐड कर दो, 2x प्लस लैम्डा 2y प्लस लैम्डा 2z प्लस लैम्डा, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी क्या, 2x प्लस लैम्डा प्लस 2y प्लस लैम्डा प्लस 2z प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो 2x 2y 2z, इसमें आप क्या करोगे, 2 को कॉमन निकाला
x प्लस वाई प्लस जेड किया और लैम्डा को कॉमन निकाला तो प्लस क्या कर दिया 3 लैम्डा कर दिया इज इक्वल टू 0 कर दिया। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या दे रखी है 1, तो 2 प्लस 2 इंटू 1 तो 2 ही हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई -3/2, क्या आ गई आपके, एक सेकेंड ये हो गई 2 इज इक्वल टू -3 लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2/3 माइनस ये आ गई आपकी किसकी, लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब इस लैम्डा की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, जैसे तुमने यहाँ पुट कर दिया x को निकालने के लिए, तो 2x प्लस लैम्डा की वैल्यू कितनी है -2/3 इज इक्वल टू 0, तो 2x हो गई -2/3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो गया 2/3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2/3 इंटू 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचा 1/3, तो x की वैल्यू आ गई 1/3। ऐसे ही y में लैम्डा की वैल्यू पुट करना, इधर z में लैम्डा की वैल्यू पुट कर देना, x y z तीनों की वैल्यू आ जाएगी और तीनों की वैल्यू 1/3 1/3 1/3 ही होगी, ठीक है, ये देख लेंगे। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन The negative network externality in which a consumer wishes to own an exclusive or unique good such as specially designed sport car, तो वो किसका पार्ट होगा, बैंड वैगन का, टकीला का, स्नोब का, पीयू का। नेगेटिव नेटवर्क एक्सटर्नलिटी है जहां पे कंज्यूमर को एक्सक्लूसिवली कुछ अलग से ही अपने लिए चाहिए, तो वो किसका पार्ट है, देखो बैंड वैगन इफेक्ट को हम और क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी कहते हैं, कि अगर एक ने लिया तो दूसरे को भी लेना है, ठीक है, कंज्यूमर दूसरे से इन्फ्लुएंस होगा। ध्यान रखेंगे इस केस में आपका मार्केट डिमांड कर्व और भी ज्यादा फ्लैटर और भी ज्यादा इलास्टिक बनेगा, पहले से डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी और भी ज्यादा फ्लैट होगा। अगर नॉर्मली आपकी मार्केट में ये डिमांड है तो और देख और भी लोग खरीदेंगे तो डिमांड और बढ़ जाएगी, तो बैंड वैगन है ये। टकीला इफेक्ट इसे रिलेटेड ही नहीं है। स्नोब इफेक्ट की अगर हम बात करें तो स्नोब इफेक्ट का मतलब क्या होता है, वो कंज्यूमर जो भीड़ से अपने आप को क्या रखते हैं, अलग रखते हैं, तो मतलब कि सबके पास है मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल अलग ही दिखना है। तो अगर नॉर्मली मार्केट में इनकी डिमांड अगर ये है तो ये डिमांड इतनी नहीं करेंगे, ये डिमांड थोड़ी कम करेंगे, तो इनका जो डिमांड कर्व बन जाएगा वो बन जाएगा स्टीपर या इनइलास्टिक कह सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या बोला है, कंज्यूमर को एक्सक्लूसिव और यूनिक गुड चाहिए, तो वो है आपका क्या, स्नोब इफेक्ट। ओके, टकीला इफेक्ट आपका फाइनेंशियल क्राइसिस से रिलेटेड है। ओके, 1994 मैक्सिकन क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस जो आए थे। पीगू इफेक्ट आपका उससे रिलेटेड है, मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है कि जब प्राइस लेवल आपके फॉल करते हैं तो आपकी रियल बैलेंस जो है वो इंक्रीज होगा, कंजम्पशन बढ़ेगी, प्राइस फॉल करेंगे तो ये वो है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा इस केस में। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। When each player has chosen his or her optimal strategy given the strategy chosen by other player, तो उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, नैश इक्विलिब्रियम कहते हैं, विक्सल इक्विलिब्रियम कहते हैं, प्रिजनर्स इक्विलिब्रियम कहते हैं, या फिर हम कहते हैं कोऑपरेटिव गेम। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, नैश इक्विलिब्रियम कहते हैं, जहाँ पे हर एक प्लेयर जो है वो चूज करता है अपनी बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटेजी को गिवन द स्ट्रेटेजीज जो दूसरे प्लेयर ने चूज की है, और इस पॉइंट पे किसी भी प्लेयर के पास नो प्लेयर हैज एन इंसेंटिव टू डेविएट फ्रॉम देयर स्ट्रेटेजी। बहुत बार मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं होगा कि वो अपनी स्ट्रेटेजी से क्या करे, डेविएट कर जाए। वो पॉइंट हमारा क्या है, नैश इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। विक्सल्स इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो ये इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट की बात करता है, जहां पे सेविंग किसके बराबर हो, इन्वेस्टमेंट के बराबर हो, गेम थ्योरी का कॉन्सेप्ट नहीं है। प्रिजनर्स डायलेमा नैश इक्विलिब्रियम का ही पार्ट है, स्ट्रक्चर है इसका एक पार्ट है, पूरा गेम के बारे में ये बात करता नहीं। कोऑपरेटिव गेम आपका वो होगा जहां पे प्लेयर्स जो है वो कॉलिशन बना के खेलेंगे, गठबंधन की सरकार बनेगी, इनकी एग्रीमेंट कर लेंगे, ठीक है, तो ये नॉन कोऑपरेटिव गेम है, सॉरी गठबंधन की सरकार है, ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। The condition of preferring a certain income to a risky income with expected value is referred to as risk neutral, risk lover, risk averse या फिर risk premium। तो तीन तरीके के हमारे यहाँ पे डायग्राम बनते हैं। पहला हम बनाते हैं रिस्क न्यूट्रल का,
फिर हम बनाते हैं रिस्क एवर्स का, फिर हम बनाते हैं रिस्क लवर का, जिसको रिस्क से प्यार है। देखो ये दो कंडीशन हमारी बनती हैं। एक कंडीशन ये मान लो, एक कंडीशन है हमारी ये एक्सपेक्टेड यूटिलिटी और यूटिलिटी जो हमें मिल रही है वो, और एक कंडीशन हमारी ये मान लो। देखो ये जो लाइन है ना, ये लाइन आपकी क्या दिखाती है कि श्योर जो आपको मिलने वाला है और जो आप गैम्बलिंग से मिलने वाला है, दोनों के दोनों बराबर है। आप दोनों चीज सिचुएशन में सेम ही हो, तो आप क्या हो, रिस्क न्यूट्रल बनते हो। अगर आपको यहाँ पे गैम्बल से आप इस सिचुएशन में हो और श्योर है कि आपको उससे ज्यादा मिलेगा, तो आप रिस्क एवर्स हो, रिस्क से बच रहे हो, आप श्योर को ज्यादा पसंद करोगे, प्रेफर करोगे, गैम्बल को नहीं करोगे। ठीक है। और रिस्क लवर पर्सन किसे प्रेफर करता है, वो गैम्बल को ऊपर रखता है, तो उसके लिए ये गैम्बलिंग है। और श्योर उससे नीचे है, उसने गैम्बल को ऊपर रखा, तो वो रिस्क लवर है, उसको रिस्क से प्यार है। ठीक है। तो कंडीशन ऑफ प्रेफरिंग अ सर्टेन इनकम टू अ रिस्की इनकम, उसको सर्टेन इनकम प्रेफर करता है, रिस्की इनकम नहीं करता, तो वो रिस्क न्यूट्रल पर्सन है। ठीक है। अब जेनसेंस ने इनइक्वालिटी इंडेक्स दिया था, जहां से क्वेश्चन जो है वो आता है। मैं आपको फॉर्मूले बता देती हूँ उसके। देखो 3 फॉर्मूले हैं। एक है आपका रिस्क न्यूट्रल, एक है आपका रिस्क लवर, और एक है आपका रिस्क एवर्स। रिस्क न्यूट्रल पर्सन आपका क्या कहता है कि एक्सपेक्टेड जो आप यूटिलिटी निकालोगे अपनी, और जो आपकी यूटिलिटी है वो आपकी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है। रिस्क लवर के केस में वो रिस्की इनकम को प्रेफर करेगा। ठीक है। वो रिस्की इनकम को क्या करेगा, प्रेफर करेगा, बजाय आपकी सर्टेन इनकम के। रिस्क एवर्स पर्सन आपकी सर्टेन इनकम को, एक्सपेक्टेड को नहीं, वो सर्टेन इनकम को जो है वो ज्यादा प्रेफरेंस देगा, सर्टेन इनकम को ज्यादा प्रेफरेंस देगा, एक्सपेक्टेड को नहीं देगा। ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। यस, फाइंड द प्रोड्यूसर सरप्लस व्हेन। प्रोड्यूसर सरप्लस निकालना है, आप खुद निकाल सकते हैं, क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है। ओके okay. फिर हर क्वेश्चन में मुझे लगता है मैं बता दूं। सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला बता रही हूँ, सॉल्व आप करेंगे, आंसर बताएंगे आज कमेंट बॉक्स में। प्रोड्यूसर सरप्लस हम कैसे निकालते हैं, प्राइस इनटू क्वांटिटी माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेके Q तक, आपकी जो वैल्यू है उस वैल्यू को रखेंगे और उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। अब देखो थोड़ा सा बता ही देती हूँ, क्वांटिटी में कैलकुलेट करके दे देती हूँ चलो आपको, फिर आगे आप सॉल्व करेंगे फॉर्मूले में पुट करके। देखो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, प्राइस डिमांड 3x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 5, प्राइस ऑफ डिमांड प्राइस ऑफ सप्लाई को बराबर रख दो, x की वैल्यू आ जाएगी 3x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 5 इज इक्वल टू 15 प्लस 9x है। ओके, सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ नहीं यहाँ पे करा हुआ है। यस, तो 3x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 9x प्लस 5 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो 3x स्क्वायर माइनस 29x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आएंगी, एक आएगी वैल्यू 10 और एक आएगी वैल्यू माइनस 1/3। 10 वैल्यू रखनी है, 10 क्वांटिटी रखनी है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व करके मुझे आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, उसके बाद हम आगे की क्लास करेंगे। होपफुली इंडियन इकोनॉमी करेंगे पहले कवर, और सोच रही हूँ कि मैं 23 के बाद से 7 दिन लगातार आपकी मैराथन जो है वो कंडक्ट कराऊं, सारे सिलेबस आपका कवर हो जाए, रिवीजन हो जाए। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई करना, कोई भी डाउट हो बता देना।